हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम बीएड थर्ड सेमेस्टर में जब हम इंटर्नशिप के लिए किसी स्कूल में जाते हैं तो हम वहाँ पे जो देखते हैं, शुरू से लेकर मतलब क्लास स्कूल खुलने से लेकर स्कूल बंद होने तक जो भी वहाँ की प्रक्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम व्यक्तिगत तौर पर देखते हैं या हमें कुछ सुझाव देना होता है तो वो हम लिखते हैं। एक इंटर्नशिप फाइल बनाई जाती है जिसमें हम अपने अनुभवों को और हमने वहाँ पे क्या देखा, किस तरह की व्यवस्था थी, ये सब हम उसमें लिखते हैं। उसको देखेंगे तो सबसे पहले रहता है हमारा विषय सूची। विषय सूची के बाद हमारा रहेगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना में हमारी बीएड थर्ड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 1 महीने की इंटर्नशिप है, जिसके लिए हमारे महाविद्यालय द्वारा बीएड थर्ड सेमेस्टर के छात्रों को पूर्व माध्यमिक स्कूल में भेजा गया, जिसका हमें निरीक्षण करना था। अतः हमने पूर्व माध्यमिक विद्यालय का भली भांति निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए हमने स्कूल की प्रार्थना कक्षा की आधारभूत सुविधाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल कूद, वातावरण, अध्यापक अध्यापिकाओं के पढ़ाने का तरीका, अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन का तरीका आदि का निरीक्षण किया। मेरा यह मानना है कि विद्यालय केवल भवनों से बनी एक संस्था नहीं है, अपितु एक लघु समाज है, जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि से संबंधित छात्र, शिक्षक, स्टाफ एकत्रित होकर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करते हैं। इस रिपोर्ट में विद्यालय की समस्त गतिविधियों के वर्णन का प्रयास किया गया है। यहाँ पे हमारी प्रस्तावना समाप्त होती है। प्रस्तावना के बाद है हमारे पास प्रार्थना सभा। सबसे पहले जब विद्यालय खुलता है तो सबसे पहले क्या होती है? प्रार्थना सभा। हर अच्छे कार्य की तो हम प्रार्थना सभा में लिखेंगे, हर अच्छे कार्य की शुरुआत सकारात्मक ढंग से होनी चाहिए, इसलिए विद्यालय के कामकाज की शुरुआत प्रार्थना सभा से की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की अपनी प्रार्थना होती है। इस प्रार्थना में शिक्षक, छात्र एवं अन्य कर्मचारी भाग लेते हैं। इस विद्यालय का गेट खुलने का समय गर्मियों में सुबह 7 बजे तथा सर्दियों में सुबह 9 बजे है। विद्यालय में सर्वप्रथम सभी कक्षाओं में से विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर बुलवाने के लिए घंटी बजाई जाती है और प्रार्थना 3 सीनियर विद्यार्थियों द्वारा कराई जाती है। विद्यालय में प्रार्थना होने के शीघ्र बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। प्रार्थना के बाद कक्षाओं में जाने के लिए घंटी बजाई जाती है और सभी छात्र छात्राएं क्रम से अपनी कक्षाओं में चले जाते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे कि वहाँ पे कौन सी प्रार्थना होती है। तो जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे कौन सी प्रार्थना होती थी? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो इस जो भी प्रार्थना होती होगी आपके विद्यालय में वो आप पूरी लिखेंगे। और प्रार्थना के बाद रहेगा हमारे पास प्रार्थना के बाद रहेगा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान लिखेंगे हम। उसके बाद रहेगा जो वहाँ की अगर कोई पिक्चर होगी प्रार्थना करते हुए स्टूडेंट्स की तो वो आप लगाएंगे। और उसके बाद है समय सारणी। समय सारणी तैयार करना एक अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। समय सारणी द्वारा विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम तथा विभिन्न गतिविधियों को समुचित स्थान मिलता है। इसके द्वारा अध्यापकों और छात्रों को अपने निर्धारित समय का ज्ञान होता है। विद्यालय की प्रगति के लिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित समय सारणी की अहम भूमिका होती है। विद्यालय में शैक्षणिक संबंधी अनेक कार्यक्रम होते हैं, उन्हें व्यवस्थित ढंग से करने की आवश्यकता होती है। कुछ कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करना पड़ता है और कुछ कार्य सप्ताह में 1 या 2 बार ही होते हैं। इन सब कार्यों की व्यवस्थित और समय पर करने के लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। समय सारणी तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। विद्यालय की स्थापना का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः समय सारणी का निर्माण करते समय छात्रों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हमारे पास समय सारणी के बाद है शुल्क रसीद बनाना।
कि जिस विद्यालय में आप गए थे वहाँ पे, जिस विद्यालय के लिए आपने इंटर्नशिप किया है, वहाँ पे फीस कैसे जमा की जाती है। इस विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय द्वारा कक्षावार निर्धारित सभी प्रकार के शुल्क को एक रसीद बुक के द्वारा जमा किया जाता है तथा विद्यार्थियों को रसीद पर सभी प्रकार के शुल्क का नाम व मूल्य लिखकर उसका कुल मूल्य जोड़कर रसीद काटी जाती है ताकि विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को सभी प्रकार के शुल्क तथा उसके मूल्य की उचित जानकारी प्रदान की जा सके। शुल्क जमा करने की व्यवस्था मासिक व वार्षिक दोनों प्रदान की गई है। विद्यार्थियों को विकल्प प्रदान किया गया है, वह अपनी सुविधानुसार मासिक या वार्षिक रूप से शुल्क जमा कर सकते हैं। शिक्षण शुल्क के साथ साथ अन्य सभी प्रकार के शुल्क को भी इसी में सम्मिलित किया गया है। विलंब से शुल्क जमा करने पर अर्थदंड का भी प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगर आपके पास उस विद्यालय की जो फीस रसीद है उसकी फोटो है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद है अभिभावक को पत्र लिखना। अध्यापक के कार्यों में एक कार्य यह भी है कि वह अपने विद्यार्थियों की गतिविधियों को उनके अभिभावकों को पत्र लिखकर सदैव अवगत कराते रहें। जो अभिभावक विद्यालय से दूर रहते हैं या विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ होते हैं, उन्हें उनके पालकों की गतिविधियों के विषय में पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाता है। परंतु वर्तमान समय में पत्र लेखन का चलन बहुत कम हो गया है। संचार के अन्य माध्यमों जैसे दूरभाष, ईमेल, मोबाइल, व्हाट्सएप, मैसेंजर व अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यमों द्वारा अध्यापक व अभिभावक के मध्य संवाद होता है। अब कोई पत्र नहीं लिखता बल्कि व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं या मोबाइल से बात कर लेते हैं। इसके बाद है हमारे पास स्टाफ के साथ मीटिंग में भाग लेना। स्टाफ के साथ मीटिंग में भाग लेना। विद्यालय में प्रत्येक माह की एक निर्धारित तिथि व आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक रूप से भी पूरा स्टाफ एक साथ एक जगह एकत्रित होकर विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों के लिए मीटिंग करता है। यह मीटिंग विद्यालय में अध्ययन से संबंधित, परीक्षाओं से संबंधित, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं से संबंधित जैसे कला प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि व अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सभी के विचार सुनने व समझे जाते हैं तथा इन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है। इसके बाद हमारे पास है शिक्षक अभिभावक मीटिंग में भाग लेना, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भाग लेना। विद्यालय में होने वाली सभी शिक्षक अभिभावक मीटिंग में भी भाग लेना एक शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षक अभिभावक मीटिंग के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों के अभिभावकों को उनकी प्रगति, उनके व्यवहार, उनकी पढ़ाई आदि से संबंधित सभी प्रकार के सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं से अभिभावक को अवगत कराता है। छात्र किस विषय में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, किस विषय में उस पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है आदि के विषय में अभिभावक को अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ अभिभावक भी छात्र में जो भी परिवर्तन व्यवहार, पढ़ाई, गतिविधि के विषय में शिक्षक को बताना चाहता है उसे भी बताता है। इससे छात्र के विषय में दोनों को संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस जानकारी के माध्यम से आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलती है ताकि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो सके। उसके बाद है परीक्षा कार्यक्रम तैयार करना। यूं तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक मोड़ पर हमारी परीक्षा होती है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा का एक विशेष महत्व है। बच्चों की योग्यता, रुचि और रुझान का पता लगाने और यह देखने के लिए कि शिक्षा के परिणाम स्वरूप बच्चों के व्यवहार, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक में क्या परिवर्तन हुआ है, यह जानने के लिए हम परीक्षा आयोजित करते हैं। छात्रों की उपलब्धि से संबंधित साक्ष्यों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया परीक्षा कहलाती है। इसमें परीक्षणों की रचना, प्रशासन, परीक्षाओं का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा छात्रों की उपलब्धि सूचित करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके लिए विद्यालय में एक समिति का गठन किया जाता है।
इस समिति में कई सदस्य होते हैं जो परीक्षा कार्यक्रम का निर्माण करने में सहयोग व सुझाव प्रदान करते हैं। परीक्षा समिति के सुझाव पर समिति का अध्यक्ष विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही विद्यालय में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है हमारे पास परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करना। मतलब प्रश्न पत्र हम कैसे तैयार करेंगे इसके विषय में है। प्रश्न पत्र की रचना के आधार पर शिक्षक को अपने छात्रों के स्तर का पता लग पाता है। इससे शिक्षक को आगे पढ़ाने और भविष्य में इसके आधार पर प्रश्न पत्र बनाने में भी सहायता मिलती है। साथ ही साथ कठिनाई के स्तर का स्पष्टीकरण भी हो जाता है। प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे उद्देश्य का निर्धारण, उद्देश्य का व्यवहारीकरण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण आदि। विद्यालय में प्रश्न पत्र निर्माण के लिए भी एक समिति का गठन किया जाता है। प्रश्न पत्रों को बहुत ही गुप्त रूप से तैयार किया जाता है। प्रश्न पत्रों को विषय विशेषज्ञों की सहायता व अध्यक्ष की निगरानी में तैयार किया जाता है। प्रश्नों की भाषा सरल व स्पष्ट रखी जाती है ताकि विद्यार्थियों को समझ में आ सके। इसके बाद है परीक्षा फल तैयार करना। मतलब रिजल्ट कैसे बनाया जाता है। विद्यालय में विद्यार्थियों के मूल्यांकन परीक्षा के पश्चात परीक्षा परिणाम तैयार किया जाता है। परीक्षा फल में विद्यार्थियों के शैक्षिक, सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों के भी प्राप्तांकों व ग्रेड को अंकित किया जाता है। परीक्षा फल तैयार करने में रणनीति, स्पष्ट निर्णय और संवेदनशीलता शामिल है। परीक्षा फल तैयार करते समय एक शिक्षक को निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। परीक्षा फल को संवेदनशीलता के साथ निर्माण करना चाहिए क्योंकि इसी पर विद्यार्थियों का भविष्य निर्भर करता है। इसके बाद हमारे पास है विद्यालयी अभिलेखों का रखरखाव। स्कूल में से संबंधित होने का अभिप्राय है कि स्कूल में विभिन्न पक्षों, शिक्षकों, छात्र, कर्मचारी, छात्र प्रवेश, परीक्षा, पुस्तकालय और शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों आदि की प्रगति का नियमित लेखा जोखा रखना। इससे विद्यालय के संबंध में विविध पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। इन्हीं अभिलेखों से पता चलता है कि विद्यालय की प्रगति कैसी हुई है और विकास की दिशा एवं दशा क्या रही है। विद्यालय में एक व्यवस्थित कमरा अभिलेखों के रखने के लिए निर्धारित किया गया है। सभी प्रकार के अभिलेखों को यहीं पर रखा जाता है। अभिलेखों को रखने के लिए लोहे की अलमारियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे सभी अभिलेख रखे जाते हैं। इस कक्ष की देखभाल के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए जाते हैं। इन कक्षों में रोशनदान, प्रकाश की उचित व्यवस्था होती है। समय समय पर इनकी साफ सफाई भी की जाती है। इसके बाद है चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करना। चरित्र प्रमाण पत्र इस बात का प्रमाण होता है कि विद्यालय में विद्यार्थी का व्यवहार सभी लोगों के साथ कैसा था। विद्यार्थी के चरित्र का यह सबूत होता है। किसी विद्यालय को छोड़कर जब विद्यार्थी दूसरे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है तब उससे चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, ताकि विद्यार्थी के दूसरे लोगों के साथ व्यवहार के विषय में उस स्कूल या कॉलेज को पता लग सके कि वह सुनिश्चित कर सके कि वह एक सही विद्यार्थी को प्रवेश देने जा रहा है। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए सर्वप्रथम विद्यार्थी को प्रार्थना पत्र देकर आवेदन देना होता है। स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखना होता है। उसके लिए पश्चात कुछ जरूरी जांच के बाद विद्यार्थी को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यार्थी के नाम, पिता का नाम और पता आदि के साथ यह लिखा होता है कि विद्यालय में विद्यार्थी का चरित्र कैसा था। इसके साथ ही प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर के साथ किया जाता है। और इसके बाद अगर आपके पास सैंपल है चरित्र प्रमाण पत्र का तो आप इसे भी लगा सकते हैं। तो ये है चरित्र प्रमाण पत्र, और नाम, पिता का नाम, स्थान और कब से उनको जानते हैं, कितने वर्ष से जानते हैं, और फिर इनका चरित्र कैसा है, फिर दिनांक, फिर हस्ताक्षर कार्यालय की मोहर के साथ में अटैच रहता है। फिर उसके बाद है स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं TC।
तैयार करना। स्थानांतरण प्रमाण पत्र तैयार करना। विद्यालय की अंतिम कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई के लिए उच्च कक्षाओं वाले विद्यालय में जाना होता है, या कुछ विद्यार्थी अन्य विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और उनका विवरण स्थानांतरण पंजी में दर्ज कर दिया जाता है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में निम्न खंड होते हैं, जैसे सरल क्रमांक, दूसरा दाखिल खारिज क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म तिथि, विद्यालय प्रवेश की तिथि, विद्यालय में रहने की अंतिम तिथि, विद्यालय की अंतिम कक्षा, खारिज करने का दिनांक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, टिप्पणी आदि। उसके बाद अगर आपके पास फोटो है, मतलब कोई पिक्चर है उस स्कूल की के टीसी की, तो आप उसकी भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद है विद्यालयी अनुभवों के विषय में आख्या तैयार करना। एक शिक्षक के तौर पर मैंने विद्यालय में कई प्रकार के अनुभव प्राप्त किए। इसके विषय में आख्या तैयार करते समय हमें अपने अनुभवों के विषय में विद्यार्थियों के व्यवहार, उसमें परिवर्तन, उसके सीखने का तरीका, उसके सोचने का तरीका आदि पर ध्यान देकर ही हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। मैं विद्यालय में उसके खुलने से लेकर बंद होने तक उपस्थित रहती थी। इस एक बात जो मुझे यहाँ विशेष रूप से नजर आई वह थी प्रत्येक स्तर पर संवाद की कमी। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह सुझाव देना चाहूंगी कि बच्चों, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक एवं समुदाय के बीच जितना ज्यादा संवाद स्थापित होगा, विद्यालय एवं बच्चों के व्यक्तित्व को बदलाव उतना ही प्रासंगिक होगा। इसके लिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि विद्यालय में हर माह या हर सप्ताह के अंत में एक शैक्षणिक बाल मेला का आयोजन किया जाए, जिसमें बच्चों ने पूरे माह या पूरे सप्ताह में जो सीखा उसे उनके माता पिता या बाहर से आए लोगों के सामने बताया जाए, जिससे माता पिता का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह बच्चों पर ध्यान देंगे, वह उन्हें विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे तथा इससे संवादहीनता की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। इसमें आप वो लिखते हैं कि आपने उस विद्यालय में क्या आपने देखा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि ये होना चाहिए। जो भी आप अनुभव करते हैं उस विद्यालय में वो आपको लिखना होता है। आज जो इंटर्नशिप की फाइल है उसमें इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।